नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम युवराज है और राजस्थान के इतिहास की हम बात कर रहे थे और आज हम पढ़ते हैं गोहिल वंश यानी कि मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का जब नाम आता है तो ये मान लीजिए कि रोम रोम खड़ी हो जाती है हमारी, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत ने, मेवाड़ राजपूत रियासत ने या गोहिल राजवंश ने एक महत्वपूर्ण या अहम भूमिका निभाई है। ये एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसने मुगलों से या अदर जो विदेशी होते थे उनके आक्रमण का सामना इन्होंने अपने कह सकते हैं हम इन्होंने दुश्मनों का सामना किया था। तो इसी मेवाड़ रियासत का जब जिक्र हम करते हैं तो हम बात करते हैं मेवाड़ रियासत की स्थापना किसने की, उस गोहिल वंश की स्थापना किसने की। तो हमें आमतौर पर सभी लोगों को जानने को मिलता है कि भाई गोहिलादित्य द्वारा गोहिल वंश की नींव रखी गई, लेकिन इससे पहले इसकी हिस्ट्री बैक क्या थी। तो एक्चुअली में गोहिलादित्य जो थे जिनके नाम पे गोहिल वंश की नींव रखी गई थी, उस गोहिलादित्य के पिता का नाम था शीलादित्य। क्या नाम था? शीलादित्य। और शीलादित्य जो कि कौन थे, इसके पिता हुआ करते थे, और माता का नाम था पुष्पावती। तो गोहिलादित्य के पिता का नाम शीलादित्य था और माँ का नाम था पुष्पावती। इस समय यह हुआ करते थे वल्लभी के शासक। कहाँ के शासक थे? वल्लभी के शासक। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शीलादित्य जो थे वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से वल्लभी के अंदर एक रियासत का निर्माण किया। क्योंकि उस समय विदेशी आक्रमण का दौर चल रहा था, तो शीलादित्य के ऊपर भी क्या हुआ, आक्रमण हो गया। विदेशी आक्रमण के दौरान शीलादित्य की हो गई मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शीलादित्य मर चुके हैं। अब शीलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती, जो कि माँ होती है गोहिलादित्य की। जिस समय शीलादित्य पर विदेशी आक्रमण करते हैं, वल्लभी रियासत पर विदेशी आक्रमण होता है, उस समय शीलादित्य की हो जाती है मृत्यु, और उसी समय पुष्पावती होती है गर्भवती। क्या होती है? गर्भवती। और इसके पेट में बच्चा होता है, इसका नाम होता है गोहिलादित्य। तो जिस समय शीलादित्य की मृत्यु हो चुकी है और पुष्पावती के गर्भ में है बच्चा, जिसका नाम है गोहिलादित्य, कहने का अर्थ ये है कि पुष्पावती गर्भवती है। तो जिस समय यहाँ शीलादित्य के ऊपर आक्रमण हुआ है, शीलादित्य की मृत्यु हो चुकी है, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो पुष्पावती इस समय कहाँ थी? पुष्पावती इस समय थी अम्बा भवानी की यात्रा में। कहाँ थी? अम्बा भवानी की यात्रा में गई हुई थी, ताकि इसे एक अच्छा और बलशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जो आगे जाके रियासत का एक नया नाम रोशन करे। जब वो देखती है कि साहब शीलादित्य की तो मृत्यु हो गई, तो वापस आने के बाद उसने क्या किया, एक गुफा के अंदर जन्म दिया एक पुत्र को, जिसका नाम रखा गया गोहिलादित्य। क्या नाम रखा गया? गोहिलादित्य। और इसी गोहिलादित्य ने करीबन हम कह सकते हैं कि 566 ईस्वी के अंदर गोहिल राजवंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? और गोहिल राजवंश की स्थापना की, जो कि वल्लभी से अब कहाँ आ चुके थे? मेवाड़ के क्षेत्र में। कहाँ आ चुके थे? मेवाड़ के क्षेत्र में ये आ चुके थे। तो गोहिलादित्य जिन्होंने गोहिल राजवंश की स्थापना की, वापिस से रिबैक देखा जाए, थोड़ा सा अगर उन्हें रिबैक करें से, तो मेवाड़ रियासत गोहिल राजवंश की हम बात कर रहे हैं। तो गोहिलादित्य जिन्होंने गोहिल राजवंश की स्थापना की, और कब की? 566 ईस्वी के अंदर गोहिल राजवंश की स्थापना की। गोहिलादित्य के पिता का नाम था शीलादित्य, जो कि प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, और इनकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। जिस समय पुष्पावती गर्भवती थी, उस समय वो अम्बा भवानी की यात्रा पर निकल चुकी थी। पीछे से विदेशियों ने आक्रमण कर दिया और शीलादित्य की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस पुष्पावती ने एक गुफा के अंदर एक पुत्र का जन्म दिया, उस पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया गोहिलादित्य। और इसी गोहिलादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल राजवंश की स्थापना की। और इसी गोहिलादित्य, हम बात कर रहे हैं थोड़ा आगे कर रहे हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल जिसका वास्तविक नाम था काल, बप्पा रावल जिसका वास्तविक नाम था काल, बोलते इसके पिता का नाम था नागादित्य, जो कि इडर के शासक हुआ करते थे। वहां के शासक हुआ करते थे इडर राज्य के शासक थे नागादित्य, और उनके पुत्र का नाम था बप्पा रावल। अब इधर के जो शासक नागादित्य हुआ करते थे, उन पर आक्रमण कर दिया विदेशियों ने। जब विदेशियों ने आक्रमण कर दिया तो नागादित्य की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, या हम कह सकते हैं नागादित्य वीरगति को प्राप्त हो गया। अब नागादित्य की जो विधवा रानी थी, उस विधवा रानी के पास था बप्पा रावल। बप्पा रावल की उस समय उम्र हुआ करती थी 3 साल। क्या उम्र थी इसकी?
3 साल, जबकि इसका वास्तविक नाम था कालभोज। तो हम कह सकते हैं कि बचपन में से कालभोज ही कहते थे। तो कालभोज की उम्र कितनी थी? 3 साल। पिता वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, माँ विधवा हो चुकी है। तो विधवा माँ ने सोचा कि मैं इसका लालन पालन कैसे कर पाऊंगी, तो इसने क्या किया, हरित ऋषि को दान कर दिया अपने पुत्र कालभोज को। हरित ऋषि उस समय नागदा में रहा करते थे। अब उनके वहां रहता है कौन? कालभोज। कालभोज कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बप्पा और रावल इसे उपाधि दी गई थी। बप्पा इसका नाम था और रावल इसे उपाधि दी गई थी। अब हरित ऋषि के यहाँ पर ये गाय चराता था बचपन में कौन? बप्पा रावल। इसीलिए कई बार पूछा भी गया है कि साहब हरित ऋषि के यहाँ गाय कौन चराता था, तो इसका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो वो है कालभोज। ठीक है। अब कालभोज जो है सॉरी मानमोरी मौर्य के कालभोज क्या होता है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, अब क्या करता है वो मानमोरी मौर्य की सेवा में चला जाता है। अब मानमोरी मौर्य कौन है? तो एक्चुअली मानमोरी मौर्य चित्रांगद मौर्य का वंशज है। चित्रांगद मौर्य जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, उसे बनवाया था, उसी का वंशज था मानमोरी मौर्य। तो मानमोरी मौर्य उस समय शासक हुआ करता था जिससे बप्पा रावल ने होश संभाल लिए थे, उसे बप्पा रावल का नाम मिल चुका था। तो बप्पा रावल मानमोरी मौर्य की सेवा में चला जाता है। अब जिस समय मानमोरी मौर्य चित्तौड़ का शासक है, उस समय विदेशियों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया चित्तौड़ रियासत पर। अब चित्तौड़ रियासत जब आक्रमण कर दिया तो मानमोरी मौर्य ने अपने सामंतों या सैनिकों से, उनके सरदारों से पूछा भाई आक्रमण करें, विदेशियों को भगाएं, उनसे युद्ध करें। तो सामंतों ने, सरदारों ने मना कर दिया, सैनिकों ने मना कर दिया, भाई हम विदेशियों से लोहा नहीं ले सकते, हम विदेशियों के दांत खट्टे नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या किया कि मानमोरी मौर्य ने हार मानने की ये ठान ली, सब मैं हाँ मान लेता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। लेकिन उस समय इसके पास हुआ करते थे कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने इच्छा जताई कि मैं इनसे युद्ध करना चाहता हूँ, तो मानमोरी मौर्य ने उसे परमिशन देती और बप्पा रावल ने उन विदेशियों के आक्रमण को एक्सेप्ट किया, उनके साथ युद्ध किया और युद्ध इतना अच्छा हुआ बप्पा रावल ने क्या, सिंध तक आक्रमणकारियों का पीछा किया बप्पा रावल। अब उस समय सिंध के शासक हुआ करते थे सलीम। कौन हुआ करते थे? सलीम। अब बप्पा रावल विदेशियों का पीछा करते करते पहुंच गए सिंध के अंदर। अब सिंध का शासक उस समय कौन हुआ करता था? सलीम। तो सलीम को भी उस समय सिंध से पराजित कर दिया, किसने? बप्पा रावल ने। सिंध में उस समय शासक कौन था? सलीम था। तो सलीम को उस समय बप्पा रावल ने पराजित कर दिया और सलीम की बेटी से अपना विवाह करवा लिया, या कह सकते हैं सलीम की बेटी से विवाह कर लिया, किसने? बप्पा रावल ने। और ये सारे काम करने के बाद बप्पा रावल वापस पहुंच गया चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ पहुंचकर 734 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ पहुंचकर 734 ईस्वी में मानमोरी मौर्य की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मानमोरी मौर्य की हत्या कर दी। और 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को अपना, कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ को अपनी हेड सीट बना ली, अपना दुर्ग बना लिया, या कह सकते हैं उसे अपना रहयासी महल बना लिया। और तब से लेकर अंत समय तक चित्तौड़गढ़ किसके साथ रहा? गुहिल राजवंश के शासकों के साथ रहा, उनके राजाओं के साथ रहा। उसके बाद में सिसोदिया भी हम कह सकते हैं, उनके पास क्या रहता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग रहता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था किसका? मौर्यों का था। उसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, जो कि चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, वहीं पर मैसा का पठार भी होता है। तो ये जो है मानमोरी मौर्य, उसका वंशज होता है, वंशज की शरण में चला जाता है कौन? बप्पा रावल। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, बप्पा रावल जो कि गुहिलादित्य का वंशज होता है। 734 ईस्वी में कहा जाता है ये शासक बनता है, बप्पा रावल शासक बनता है 734 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु होती है 753 ईस्वी के अंदर। तो बप्पा रावल, जिसका वास्तविक नाम बताया गया है कालभोज। क्या नाम बताया गया है? कालभोज। इसके पिता का नाम था नागादित्य, जो कि उस समय ईडर राज्य का शासक हुआ करता था। अब यहाँ पर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो नागादित्य इसमें क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, या शहीद हो जाते हैं, या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो नागादित्य की जो विधवा रानी थी, यानी हम कह सकते हैं बप्पा रावल की माँ जो थी विधवा थी। इस समय बप्पा रावल की उम्र थी 3 वर्ष। तो बप्पा रावल की माँ ने क्या किया? उसे हरित ऋषि को दान कर दिया। हरित ऋषि इस समय कहाँ रहते थे? नागदा के अंदर रहते हैं। तो हरित ऋषि की गायें कौन चलाता था? बप्पा रावल, जो कि हम कह सकते हैं कालभोज बचपन में क्या करता था? बप्पा रावल बचपन में क्या करता था? हरित ऋषि की गायें चलाया करता था। उसके बाद में वो क्या करता है? मानमोरी मौर्य, जो कि चित्तौड़ का शासक था, उसकी शरण में चला जाता है कौन? बप्पा रावल। अब मानमोरी मौर्य यानी चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण कर रहे थे कौन? विदेशी। जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो यहाँ पर मानमोरी मौर्य ने अपने सामंतों सरदारों से कहा कि भाई विदेशियों का सामना किया जाए। तो सभी लोगों ने मना कर दिया, या कह सकते हैं हथियार डाल दिया। लेकिन यहाँ पर बप्पा रावल जो कि एक महान शासक था, तो बप्पा रावल जो था उसने कहा कि मैं इनसे युद्ध करूंगा, मुझे परमिशन दी जाए। तो मानमोरी मौर्य ने उसे परमिशन दे दिया और बप्पा रावल के साथ युद्ध किया। जब बप्पा रावल ने युद्ध किया तो इतने साहसीपूर्ण युद्ध किया कि
ने सिंध की बॉर्डर तक छोड़ दिया और सिंध तक पीछा किसने किया, बप्पा रावल ने किया। जब सिंध के उस समय शासक हुआ करता था सलीम, सिंध का शासक कौन था उस समय, सलीम था। सलीम को पराजित किया और उसकी बेटी के साथ विवाह किसने कर लिया, बप्पा रावल ने कर लिया। अब बप्पा रावल वापिस कहाँ आ चुका है, बप्पा रावल वापस आ चुका है चित्तौड़। चित्तौड़ में इसमें शासक कौन है, मानमोरी। मानमोरी को 734 ईस्वी में कौन मार देता है, बप्पा रावल। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 734 ईस्वी से 753 तक किसने शासन किया, बप्पा रावल यानी कालभोज ने शासन किया। मानमोरी को मारकर अब यहाँ पर चित्तौड़ हेड सीट बन चुकी है गुहिल राजवंश की, और गुहिल राजवंश की प्रमुख सीट रहेगी अब यहाँ पर चित्तौड़ रियासत। ठीक है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बप्पा रावल एक महान शासक था क्योंकि बप्पा रावल को रावल उपाधि दी गई थी। इसके कुछ कारण थे, जैसे कि हरिदृष्टि ये कहते हैं या कुछ इतिहासकार और भी ये कहते हैं कि बप्पा रावल एक ऐसा महान शासक था जो एक बार में एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था। एक बार में एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था और अपनी सेना में 12,72,000 सैनिक रखता था। हमने पहला पॉइंट तो क्या देखा, एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था, तो वो कौन था, बप्पा रावल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने कई बार आता है, साहब इसे बप्पा रावल की उपाधि क्यों दी गई, तो वो इसलिए दी गई कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इतना ताकतवर, इतना साहसिक शासक था ये कि इसने एक बार में एक झटके में ये 2 भैंसों की बलि दे दिया करता था। या हम कह सकते हैं इसकी सेना में 12,72,000 सैनिक हुआ करते थे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो 16 हाथ दुपट्टा और 35 हाथ ये धोती पहनता था और साथ ही साथ 32 मन का खड़ग ये अपने यहाँ रखा करता था। ताकतवर शासक हुआ करता था बप्पा रावल, इसलिए इसे बप्पा रावल की उपाधि दी। हमने कुछ पॉइंट देखे, पहला पॉइंट क्या देखा, एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था कौन, बप्पा रावल। दूसरा हमने पॉइंट देखा कि एक बार में ये 12,72,000 सैनिक अपनी सेना में रखा करता था और 16 हाथ दुपट्टा और 35 हाथ धोती पहनता था। और इसी के बाद हमने देखा कि 32 मन की ये खड़ग अपने कमर पर रखता था कौन, बप्पा रावल। इसी के बाद हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, तो ये एक बार में 4 बकरों का मांस खाता था, इसलिए इसे कहा गया बप्पा रावल। इस तरह हमने 4-5 पॉइंट देखे जिससे हमने अनुमान लगाया कि बप्पा रावल को कालभोज को बप्पा रावल उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि इसकी ताकत, ये साहसिक शासक था, हम कह सकते हैं सबसे प्रतापी शासक था उस समय का गुहिल वंश का। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ का शासक कौन बन चुका है, बप्पा रावल बन चुका है। इसके बाद उसकी क्या क्रियाएं होती हैं, रावल जो है, बप्पा रावल ने कुछ कार्य भी किए, तो उसको हम इस तरह देख लेंगे। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर के कैलाशपुरी नामक स्थान पर बनवाया। तो बप्पा रावल ने उदयपुर के कैलाशपुरी नामक स्थान पर एक एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया और ये स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। ये बात लिखना भूल गया मैं, ये स्वयं को एकलिंगनाथ जी की क्या मानते थे, दीवान मानते थे, और दीवान मानकर ये अपने राज्य को, या हम कह सकते राज्य शासन को चलाते थे। तो बप्पा रावल ने उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया और ये अपने आप को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। अब थोड़ा सा कल्चर की तरफ फोकस करें तो स्त्रियों के आभूषण का वर्णन हमें मिलता है। तो स्त्रियों के आभूषण का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, एकलिंगनाथ जी की जो प्रशस्ति है वहां से। एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति कहाँ लिखी गई है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर में, जो हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के प्राप्ति के स्त्रोत के अंदर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया गया बप्पा रावल के द्वारा। इसी के बाद हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम सोने का सिक्का, राजस्थान का सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाया गया किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा, जो कि 115 ग्रेन का वेट हुआ करता था। उस सिक्के का वेट हुआ करता था 115 ग्रेन का। ठीक है, इसी तरह हम अगली बात करें तो हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी किन्होंने, बप्पा रावल ने। लेकिन सबसे पहले जो धारण की थी वो किसने की थी, बप्पा रावल ने। ये हम ये भी कह सकते थे कि अब जितने भी राजवंश जो जितने भी राजा जो इस वंश के आगे आते जाएंगे रतन सिंह तक, वो सारे अपने आप को रावल कहेंगे या उनके नाम के पीछे रावल लगेंगे। रतन सिंह तक, जो रानी पद्मावती के जो पति थे रतन सिंह, वहां तक के सारे शासक अपने आप को रावल कहेंगे। ठीक है, तो हिंदुआ सूरज की उपाधि किसने धारण की सर्वप्रथम, बप्पा रावल ने की, कालभोज ने की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल के नाम के अनुसार रखा गया। और इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर इस समय, जिस समय बप्पा रावल शासक बने थे चित्तौड़ या मेवाड़ रियासत के, तो उस समय पाकिस्तान, जैसे हमने बात की थी कि सिंध तक कौन चले गए थे, बप्पा रावल चले गए थे। सिंध के सलीम को पराजित भी कर दिया। तो उसके आगे जो रावलपिंडी जो इलाका पड़ता है पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान है, तो वो रावलपिंडी है, तो वहां ऊपर क्या था, बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना हुआ करता था, इसलिए उसका नाम रखा गया था रावलपिंडी।
पिंडी, ठीक है। तो पाकिस्तान का रावलपिंडी जो शहर है वो किसके नाम पर रखा गया? बप्पा रावल के नाम पर उसका नाम रखा गया। नागदान बप्पा रावल की मृत्यु हो गई 753 ईस्वी में। कब हो गई? 753 ईस्वी में बप्पा रावल की समाधि व नागदान बनाई गई, इसे वर्तमान में कहते हैं बप्पा रावल का मंदिर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि अगले ने शासन कब शुरू की थी और शासन उसका अंत कब हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कई बार पूछा नहीं गया, जैसे जेल पर पूछा गया था कि साहब हमारे शासक ने कितने वर्ष शासन किया, तो हम किस तरह निकालेंगे? वो निकालेंगे कि साहब बप्पा रावल ने राज्य की शुरुआत की थी 734 में, ठीक है, और अंत समय कहाँ हुआ? 753 तक इन्होंने शासन किया। किन्होंने किया? बप्पा रावल ने 753 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो बीच का जो समय होगा हम मान लेंगे कि बीच का समय बप्पा रावल ने शासन किया। तो हमने बप्पा रावल के बारे में बहुत सी चीजें जानी, तो हम फिर से इन सब चीजों को रिपीट करते हैं। हमने बात की थी गुहिलादित्य से। तो गुहिलादित्य जिनके पिता का नाम था शीलादित्य और शीलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती, यानी गुहिलादित्य के पिता का नाम था शीलादित्य और माँ का नाम था पुष्पावती। अब शीलादित्य उस समय शासक हुआ करते थे वल्लभी के। वल्लभी पड़ता है गुजरात में, और प्रारंभ में गोहिल हुआ करते थे किसके? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। अब भारत में बगावत हो गई, अपना राज्य की स्थापना कर दी, वो बात अलग हो जाए करती है। तो शीलादित्य उस समय शासक थे वल्लभी के। वल्लभी पर आक्रमण हो गया किनका? विदेशियों का। विदेशियों का उस पर आक्रमण हो गया, विदेशियों का आक्रमण हुआ, शीलादित्य क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शीलादित्य वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी पुष्पावती उस समय गर्भवती थी, अंबा माता की यात्रा में गई हुई थी, इसलिए वो बच गई। लेकिन बाद में जब वापस लौट के गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया गुहिलादित्य। गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर स्थापना की किसकी? गुहिल राजवंश की स्थापना की 566 ईस्वी में। इसी गुहिल राजवंश का एक वंशज का नाम होता है बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के पिता का नाम था नागादित्य। जब नागादित्य शासक थे वो थे ईडर राज्य के शासक। ईडर राज्य को विदेशियों ने आक्रमण कर दिया। जब विदेशियों ने ईडर राज्य पर आक्रमण कर दिया तो नागादित्य क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब उसकी विधवा रानी जिसके पुत्र का नाम था कालभोज, बप्पा रावल के बच्चों का नाम कालभोज हमने देखा था। तो कालभोज की उस समय उम्र हुआ करती थी 3 साल। तो विधवा रानी ने सोचा कि मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगी, पति तो मेरा मर चुका है, राजपाट सारा जा चुका है। उन्होंने क्या किया? हरित ऋषि को अपना पुत्र बप्पा रावल यानी कालभोज दान कर दिया। अब कालभोज हरित ऋषि के वहां पर आश्रम में रहता है। महाराज जो गुरु, अपने गुरु जो हरित ऋषि उनकी सेवा किया करता है, हरित ऋषि की गायें चराया करता है, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। हाँ, यहाँ पर ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि साहब गुहिल वंश की जो गुहिलादित्य ने स्थापना की थी उसके बाद उसका अंत हो गया था। नागादित्य के बाद में पुनः स्थापना किसने की? तो किसने की? बप्पा रावल ने की, कालभोज ने की, जिसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। इसी बप्पा रावल ने क्या किया कि जैसे ही हरित ऋषि के वहां बड़ा हुआ उसके बाद उसने ज्वाइन कर लिया मानमोरी मौर्य को। मानमोरी मौर्य उस समय चित्तौड़ का शासक हुआ करता था। चित्तौड़ बोले तो चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ की निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? मैसा का पठार। मैसा का पठार कहाँ? मतलब उसके नीचे क्या है? चित्रकूट की पहाड़ी। उस चित्रकूट की पहाड़ी पर चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया गया 8वीं सदी में। उस समय यहाँ का शासक कौन था? मानमोरी मौर्य। मानमोरी मौर्य की सेवा में कौन चला जाता है? मानमोरी मौर्य की सेवा में चला जाता है बप्पा रावल। अब बप्पा रावल वहां पर आराम से उसकी सेवा करता है। इस समय विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, तो दौर चल रहा है विदेशियों के आक्रमण का। विदेशियों ने आक्रमण कर दिया तो बप्पा रावल उस समय वहाँ का सेवा करता है, हम बात करते हैं सामंत था उनका। अब यहाँ पर मानमोरी के जो अदर सामंत हुआ करते थे, सरदार हुआ करते, सैनिक हुआ करते थे, उनसे मानमोरी मौर्य मिलता है और उससे कहता है भाई विदेशियों ने आक्रमण किया है तो सामना तो करना पड़ेगा, तो आप अपनी सेना ले जाकर सामना करो। सभी सरदारों ने सामंत ने मना कर दिया। यहाँ पर बप्पा रावल ने इच्छा जताई कि मानमोरी से महाराज मैं लड़ना चाहता हूँ, तो मानमोरी मौर्य ने उसे परमिशन दे दी। तो परमिशन दे दी तो मानमोरी मौर्य के परमिशन के बाद बप्पा रावल ने आक्रमण कर दिया किन पर? विदेशियों पर। यानी क्या कह सकते हैं, उनका सामना कर लिया, उनके आक्रमण का तटस्थ रूप से उनका सामना किया। अब यहाँ पर उनके छक्के छूट गए किनके? विदेशियों के। तो यहाँ बप्पा रावल की जो साहस या प्रताप की जो बात करें तो ऐसे कर सकते हैं कि बप्पा रावल ने उनका पीछा किया सिंध तक, मतलब सिंध की बॉर्डर तक छोड़ दिया किन्हें? विदेशी आक्रमणकारियों को। अब उस समय सिंध का शासक हुआ करता था कौन? सलीम। सलीम को भी पराजित कर दिया, सिंध को भी अपने राज्य में, यहाँ कह सकते हैं सिंध को भी मानमोरी मौर्य के राज्य में मिला लिया, और सलीम की पुत्री से विवाह कर लिया किसने? बप्पा रावल ने। ठीक है, तो इसी बप्पा रावल की कुछ उपाय उसके बाद बप्पा रावल क्या करता है? वापिस पुनः लौट जाता है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में 734 में मानमोरी को मारकर उसकी हत्या करके उसके पराजित कर यहाँ का शासक कौन बन जाता है?
बप्पा रावल बन गया। तो बप्पा रावल ने अब फाइनली चित्तौड़गढ़ रियासत अपने हाथ में ले ली है। अब चित्तौड़गढ़ रियासत शुरू हो चुकी है। मेवाड़ रियासत की अहम जो रोल निभाएगा वो चित्तौड़गढ़ ध्रुव निभाएगा, ठीक है। तो गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो उसके बाद हम बात करें बप्पा रावल की कुछ उपलब्धताएं, उन्होंने क्या कार्य किया। तो बप्पा रावल ने उदयपुर के कैलाशपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया, और इस मंदिर के दीवान, या हम कह सकते हैं एकलिंगनाथ जी का दीवान, वो अपने आप को मानते थे कौन, बप्पा रावल दीवान के रूप में कार्य करते थे, राज्य को चलाते थे। इससे एकलिंगनाथ जी के मंदिर में लिखी गई एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति, उसी प्रशस्ति से हमें जानने को मिलता है स्त्रियों के आभूषण का। एक मारवाड़ी या एक राजस्थानी लेडी जो होती है उनकी स्त्रियों के आभूषण का वर्णन कहाँ से मिलता है हमें, एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति से मिलता है। दूसरा काम था उनका, राजस्थान के सबसे पहले स्वर्ण सिक्के की शुरुआत किन्होंने की थी, बप्पा रावल ने की थी, जो कि 115 ग्राम का था, ठीक है। इन्होंने हिंदुआ सूरज की उपाधि, धनुष की उपाधि धारण कर ली। सबसे पहले किसने धारण की, बप्पा रावल ने धारण की। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी जो नाम रखा गया था वो बप्पा रावल के नाम के द्वारा रखा गया था, रावलपिंडी, जो कि उस समय बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना हुआ करता था। 8वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नालंदा में 753 ईस्वी में बप्पा रावल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसे वर्तमान में बप्पा रावल की समाधि से वर्तमान में कहते हैं बप्पा रावल का मंदिर। तो थैंक्स फॉर